नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र हमने पढ़ लिया था। प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र है n इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2। ये सब यहां पर n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, a प्रिज्म का अपवर्तन कोण है, डेल्टा m न्यूनतम विचलन कोण है। तो ये सब प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का बेसिक फॉर्मूला है। अब अपन इसके आगे कोई कंडीशन लेकर फॉर्मूले बनाते रहें, लेकिन मूल धारणा में यही कहलाएगा, मूल फॉर्मूला यही कहलाएगा, बाकी सब इसी से निकलें। जैसे अपन ने किया था पतले प्रिज्म के लिए। अब देखो एक कंडीशन है, फिर इसमें अपन ने एक फॉर्मूला बना दिया, वो इसी से बनाया। अपन ने कहा था कि यदि प्रिज्म पतला है, अब पतला किसे कहते हैं साहब? उस प्रिज्म को पतला प्रिज्म कहते हैं जिसमें प्रिज्म का अपवर्तन कोण a अल्प हो। तो सब अगर प्रिज्म का अपवर्तन कोण या प्रिज्म कोण कैपिटल A अल्प है, तो मैंने आपको बताया था बाकी जो अन्य कोण हैं, I यानी आपतन कोण, E यानी निर्गत कोण, डेल्टा यानी विचलन कोण, ये सभी अल्प हो जाएंगे। ऐसा आप चित्र बना के भी देख सकते हो, समझा? जब ये सब अल्प होंगे तो अपन ने इस फॉर्मूले में साइन डेल्टा m प्लस a अपॉन 2, इसको डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 ही लिख दिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि थीटा अगर अल्प है ना, तो थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है ना, तो साइन थीटा को हम कहते हैं थीटा। तो ये हम जानते हैं कि साहब अगर कोण कम है तो उसको फिर साइन में मान लिखने के बजाय ऐसा कैसे ही लिख दो। तो अपन ने लिख दिया था इसमें लिख दिया था भाई n बराबर डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 और साइन a बाई 2 को अपन ने सीधा a बाई 2, यानी n इज इक्वल टू ये डेल्टा m प्लस a बाई 2 और अपॉन में लिख दिया a अपॉन 2, यानी कुल मिलाकर इधर अपने पास ये व्यंजक बचता है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी डेल्टा m प्लस a इज इक्वल टू na, यानी प्रिज्म से न्यूनतम विचलन n-1 इंटू a। इसको मैंने दो तरह से सिद्ध करके आपको बता दिया था। वो समीकरण 7 होगी तो ये मेरा ख्याल है 8 होगी, अब कोई सी भी हो पर पिछली वाली है। तो सब ये रिलेशन विचलन कोण और प्रिज्म के अपवर्तन कोण, इसको मैंने दो तरीके से ड्राइव करके आपको दिखा दिया था। क्लियर सब? अब अपना ये तो प्रिज्म से अपवर्तन की बात खत्म हो चुकी। अब अपने को ये बताना है कि जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित की जाती है तो प्रिज्म उसको घटक रंगों में विभाजित क्यों कर देता है। तो अब सब बी दो बातों पर ने ली थी प्रिज्म के दो महत्वपूर्ण कार्य में, एक पूरी कर चुके, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। अब दूसरा,
वर्ण विक्षेपण, यानी कलर डिस्पर्शन, है ना साहब। तो सब अब दूसरी बात अपन पढ़ेंगे कि प्रिज्म डाले गए प्रकाश को उसके घटक रंगों में क्यों तोड़ देता है। तो देखो, घटक रंगों में तोड़ने का पहले मतलब समझिए आप। मतलब ये है कि जो आपने प्रकाश प्रिज्म के सतह पर आपतित किया, अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित किया, अगर उस प्रकाश के अंदर या प्रकाश के उस रंग के अंदर अगर 3 रंग विद्यमान है तो प्रिज्म तीनों को अलग अलग कर देगा। अगर 5 रंग विद्यमान है तो प्रिज्म 5 को अलग अलग कर देगा। 7 रंग विद्यमान है तो प्रिज्म 7 को अलग अलग कर देगा। यानी प्रिज्म को किसी पर्टिकुलर रंग के अंदर भी मिश्रित रंग कैसे दिख जाते हैं। तो साहब उसका जवाब समीकरण 8 में ही है। देखो साहब, प्रिज्म से विचलन, ये प्रिज्म की एक मुख्य प्रॉपर्टी है। प्रिज्म से विचलन अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, n पर। अब अपवर्तनांक n पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है और प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। यानी अलग अलग रंग के लिए प्रिज्म, या यूं कहते हैं अलग अलग रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अलग अलग रंग के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अब अलग अलग अपवर्तनांक होगा तो प्रिज्म द्वारा उनका विचलन भी अलग अलग होगा, और प्रिज्म द्वारा विचलन भी अलग अलग होगा तो स्वाभाविक है प्रिज्म रंगों को बिखेर देगा, अलग अलग कर देगा, क्योंकि सबके लिए विचलन कोण एक जैसा नहीं है। अब साहब इसको कैसे समझाएं, तो देखो ध्यान से समझो, है ना। अब क्योंकि जैसे लाल रंग की बात करें अपन, रेड, लाल रंग की तरंग दे रही है 7800 एंगस्ट्रॉम, वह बैंगनी वायलेट इसकी तरंग दे रही है 3800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है साहब। अब दोनों की तरंग दे रहे अलग अलग है, ठीक है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है ना साहब। अब इसका मतलब ये हुआ कि लाल रंग की तरंग दे रही बैंगनी रंग से ज्यादा है। ये तो आपको दिख ही रहा है ना, एक मिनट है ना, माइक थोड़ा सा, तो साहब ये तो आपको दिख रहा है कि लाल रंग की तरंग दे रही बैंगनी रंग से अधिक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि लाल रंग के प्रकाश का वेग बैंगनी रंग के प्रकाश के वेग से अधिक होता है। अब इसका मतलब ये क्यों हुआ, तो आपको समझा देता हूं। सी वायलेट है ना, तो नीचे आ गया ना थोड़ा सा, तो झुकने में लिखने का बैठता नहीं। अब ये क्यों लिखा सब, तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि C बराबर न्यू लैम्डा होता है, मतलब C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लैम्डा। इस चीज को बारीकी से जानो, ये काम की चीज है ना। तो सब लाल रंग की तरंग दे रहे बैंगनी रंग की तरंग दे रहे से ज्यादा है, क्लियर। क्योंकि C यानी चाल ये तरंग दे रहे के समानुपाती होती है, तो इसका मतलब लाल रंग के प्रकाश की चाल बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल से ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। अब क्योंकि हम जानते हैं अपवर्तनांक प्रकाश की चाल के
व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जिस प्रकाश की चाल ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो लाल की चाल ज्यादा है तो लाल का अपवर्तनांक कम होगा। बैंगनी की चाल कम है तो बैंगनी का अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो साहब इसका मतलब लाल रंग का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के अपवर्तनांक से कम है। क्लियर? अब देखो आप, लाल रंग का अपवर्तनांक कम है तो लाल रंग का प्रिज्म विचलन भी कम ही करेगा, है ना। और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा है तो प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग अधिक विचलित होगा, मतलब दोनों का विचलन अलग अलग होगा। तो स्वाभाविक है कि दोनों रंग प्रिज्म के अंदर एक साथ घुसते हैं तो बाहर अलग अलग ही निकलेंगे, क्योंकि लाल का विचलन अपवर्तनांक कम होने से विचलन कम होगा, बैंगनी का अपवर्तनांक अधिक होने से विचलन अधिक होगा। मतलब सीधी सी बात है, विचलन ऐसे लिखना, डेल्टा रेड लेस देन डेल्टा वायलेट। अभी चित्र में भी दिखा दूंगा साहब। तो साहब सीधी सीधी बात है, इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। मैं आपको दिखाता हूं यहां पर चित्र बनाकर, है ना। कोशिश करते हैं कि बेहतर चित्र बन जाए, ठीक है साहब। बेहतर चित्र के लिए पहले बेहतर प्रिज्म बने। तो साहब एक प्रिज्म तो अपन ने बना लिया, लेकिन लाइन मिटाते ही कुछ न कुछ तो मिटेगा इससे, ठीक है। अब इसमें ये श्वेत प्रकाश किरण, यानी बहुत क्लियर, श्वेत सूर्य किरण, क्लियर। अब अगर आप देखें आपतित किरण है तो ये आपको यहां दिखनी चाहिए, आपतित किरण, ठीक है। प्रिज्म नहीं होता तो डेफिनेटली ये किरण वहीं जाती। इधर देखें आप, विरल से किस में एंटर करा आपने, सघन में। अब यहां पर अलग अलग रंग का, इस श्वेत प्रकाश में 7 रंग है, अलग अलग रंग के लिए अपवर्तनांक अलग अलग है, तो अलग अलग रंग का विचलन भी अलग अलग होगा। अब अपने पास इतने रंग तो है नहीं, तो अपन तो कोई भी ऐसा रंग ले लें जो आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखो साहब, यहां से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है ना। तो यहां से ये घटक रंगों में विभाजन स्टार्ट हुआ। ये देखो, ये रे दिखा रहा हूं आपको, सुंदरतम बनाने का एक तरीका है। फिर किरण, अब अपवर्तनांक अलग अलग था तो स्वाभाविक विचलन भी अलग अलग हुआ। अब ये किरण बाहर निकलेगी सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर हटेगी, है ना। ये अभिलंब से दूर हटा दी। अब ये देखो, अपने तो 7 रंग एक जैसे दिखेंगे आपको, तो आप चिंतित ना होइए, अपने तो दिखने ही थे। ये पर्दा रख दिया इधर मैंने, ये सब मैंने पर्दे पर पहुंचा दिए, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ताकि 2 बाहर निकल रहे हैं कुपट्टो, है ना। तो सब 2 भी अलग कलर से बना देते हैं ताकि और अच्छा दिख जाएगा। येलो सा, है ना, थोड़ा सा मुड़े होंगे कलर पर्दा। अब यहां देखें साहब आप, ये प्रिज्म में रंगों को बिखेर दिया।
अब ताज्जुब वाली बात यह है ना, कि देखो सबसे कम विचलन है ना, सबसे कम विचलन किसका है? रेड का। ये देखो, ये रेड कलर, ये सबसे कम विचलन। और सबसे ज्यादा विचलन किसका है? वायलेट कलर का। वायलेट कलर है ना। तो सब जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित की जाती है, श्वेत सूर्य किरण कह दो, प्रकाश किरण कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित की जाती है तो निर्गत यानी निकलने वाले निर्गत प्रकाश का घटक रंगों में विभाजन, घटक का मतलब जो उसमें उपस्थित थे उनमें टूट जाना, घटक रंगों में विभाजन वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्लियर सर? वर्ण विक्षेपण की इस घटना में सबसे कम विचलन लाल रंग का व सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है। अन्य रंग के क्रम अंग्रेजी में वीबग्योर है ना, अंग्रेजी में वीबग्योर, VIGY वीबग्योर है ना। तो अंग्रेजी में एक मिनट, हाँ, वीबग्योर VIBGYOR। अंग्रेजी में इन रंगों के क्रम को वीबग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड से याद रखते हैं। हिंदी में बैनी, आह, पिनाला यानी बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल रंग से याद रखते हैं। इस रंगीन समुदाय को या रंगों के इस समुदाय को, पैटर्न को पर्दे पर प्राप्त करें तो पर्दे पर जो रंगीन समुदाय बनेगा उस रंगीन समुदाय को स्पेक्ट्रम बोलते हैं, है ना। तो पर्दे पर जो आपको पैटर्न बनता हुआ दिखता है विभिन्न रंगों का, उस पैटर्न को कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्लियर सब? तो दोबारा एक बार और सुन लें। जब प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर श्वेत सूर्य किरण या श्वेत प्रकाश किरण आपतित की जाती है तो निर्गत प्रकाश में श्वेत का घटक रंगों में विभाजन वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसमें सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग का और सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है ना। रंगों के इस क्रम को या निर्गत प्रकाश में रंगों के इस क्रम को वीबग्योर से याद रखते हैं, है ना। अंग्रेजी में, हिंदी में बेनी आ पिनाला। इस रंगीन पैटर्न को या इसको पर्दे पर प्राप्त करें तो पर्दे पर जो रंगीन पैटर्न बनेगा उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये तो हिसाब इसकी बात। अब इसमें एक बात, अगर ऐसे देखेंगे आप तो इसमें मध्य में जो आपको दिखेगा वो हरा दिखता है ऐसे लिखने में, है ना। तो ऐसे आपको दिखता तो कौन सा है? बीच में हरा। लेकिन होता क्या है, अगर जैसे अपन इसका इनिशियल पैटर्न देखेंगे ना, इनिशियल पैटर्न में जैसे मैंने आपको दिखाता हूँ, मैं आपको कोशिश करके, इसी में होगा ना बोर्ड में, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ, है ना। तो मैंने इसमें एक पैटर्न रखा था, उससे आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, तो इसमें ऐसे तो देखो ऊपर की पट्टियाँ चौड़ी हैं, है ना। ये देखो VIBGYOR कलर दिख ही रहा है आपको। अब इसमें क्या होता है, ऊपरी पट्टियाँ होती है चौड़ी
और निचली पट्टियां होती है सकड़ी। तो जो अपन देखते हैं तो देखने में अपने को येलो बीचों बीच दिखाई देता है ना। तो सब ऐसे बोलते हैं अपन, तो बोलने में तो अपन ने बता ही दिया कि अपने को बोलने में तो अन्य दिखते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो लिखने में अपने को बीचों बीच जो दिखता है वह येलो दिखता है ना। तो बीचों बीच जो दिखता है वो येलो है, इसलिए हम इस येलो वाले को मध्यमान रंग कहते हैं। इसको हम कहते हैं मध्यमान रंग। देखो लिखने में कुछ दिख रहा अलग है, हालांकि इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है कि साहब इसको मध्यमान क्यों कहते हैं, लेकिन बता रहा हूं कि साहब ऐसा बोलते हैं तो वो बोलते पैटर्न के दिखने के आधार पर है, ठीक है ना, ऐसे लिखने के आधार पर नहीं बोलते। ये हो गया साहब वर्ण विक्षेपण कंप्लीट, है ना। अब छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों में पहली बात, क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं प्रिज्म प्रकाश को रंग प्रदान करता हो, ऐसा हो कहीं, है ना। तो सब पहले ये शंका जाहिर की गई कि कहीं ऐसा हो सकता है कि प्रिज्म में कोई घटना घट रही हो प्रकाश से संबंधित। अपन जानते हैं व्यतिकरण में रंग दिखते हैं, जैसे आप मान लो पानी पर तेल की परत हो तो एक पर्टिकुलर एंगल से देखेंगे तो विभिन्न रंग दिखेंगे। तो रंग दिखना कई सारी घटनाओं में होता है। तो शुरू में ऐसा शंका रही कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रिज्म खुद रंग प्रदान कर रहा हो। तो वैज्ञानिक न्यूटन ने एक प्रयोग किया, है ना। इस प्रयोग में क्या किया साहब कि ये प्रिज्म लिया, है ना, इसमें वही आपतित श्वेत प्रकाश किरण, ठीक है। अब ज्यादा तो इसमें नहीं दिखाता हूं मैं, 3 दिखाता हूं ना। ये आपतित किरण है, ठीक है। इसमें ये रेड, ये येलो और ये दूसरा और दिखाते हैं। तो साहब ये तीनों पर्दे पर प्राप्त कर लेंगे अपन, कोई से भी रंग हो, अपने को उससे मतलब नहीं है ना। यहां मैंने पर्दा रख दिया, ठीक। ये तो साहब रेड है, ये मान लो ग्रीन है। यार दिखे तो सही, छोटा तो नहीं बन गया चित्र, कोई बात नहीं, चलो, है ना। दूसरा कलर ले लो, है ना। ये ग्रीन है और ये आपका वायलेट है, ठीक है साहब। अब ये जानने के लिए कि भाई वास्तव में प्रिज्म ही रंग दे रहा हो, ऐसा हो कहीं ना कहीं, अपन गलत सोच रहे हो। ऐसी सोच किसकी थी? लोगों की, है ना। कि यार अपन गलत सोचते हो। तो साहब इस सोच को प्रूव करने के लिए अब जो काम किया जा रहा है उसको ध्यान से देखें आप, है ना। इस पर्दे में कर दिया छोटा सा छेद, जहां से एक ही रंग बाहर निकल पाए। ये मान लीजिए बाहर ग्रीन ही निकला, ठीक है साहब। फिर यहां रख दिया एक और प्रिज्म, ये क्लियर। इस एक रंग को जो निकाला इसको दूसरे प्रिज्म पे डाल दिया, ये देखने के लिए कि कहीं प्रिज्म ही तो रंग प्रदान नहीं कर रहा है। इस पे डाला तो ये ग्रीन रंग इसमें से गुजरा, आगे निकला, लेकिन ये थोरोली ग्रीन ही रहा। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज आया ही नहीं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि वास्तव में प्रिज्म खुद रंग प्रदान करने का काम
नहीं करता है, बल्कि अगर प्रकाश में रंग छुपे हुए हों तो अलग अलग अपवर्तनांक के कारण प्रिज्म उनका विचलन अलग अलग कोण पर कर देता है ना। तो सब ये स्पष्ट हो गया कि प्रिज्म प्रकाश को रंग नहीं दे रहा है, बल्कि श्वेत प्रकाश या श्वेत सूर्य किरण में जो भी रंग थे प्रिज्म उनको निकाल के बाहर फेंक देता है, दिखा देता है। क्लियर सब? तो इसीलिए अपन ने परिभाषा में क्या वर्ण विक्षेपण की परिभाषा में यही कहा, जब प्रिज्म की अपवर्तक पृष्ठ पर श्वेत प्रकाश किरण आपतित करते हैं तो निर्गत प्रकाश में श्वेत प्रकाश का घटक रंगों में विभाजन। घटक इसने कहा कि भाई ये उसी में थे, इससे घटक रंगों में विभाजन वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब सब क्या वास्तव में ये बात सही है कि सभी रंग मिलकर श्वेत ही बनाएंगे? चलो सब, सभी रंग मिलकर श्वेत ही बनाते हैं या सभी रंगों से मिलने के बाद श्वेत रंग ही बनता है, इसको जानने के लिए दो प्रिज्म इस प्रकार से रख लीजिए कि उनकी अपवर्तक पृष्ठें समांतर हों। जैसे मैंने आपको यहाँ चित्र में दिखा दी है ना। अब ये दो प्रिज्म है, इनको इस तरह से रख दिया कि इनकी अपवर्तक पृष्ठें एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है सर? अब आप वही कीजिए, यानी श्वेत प्रकाश किरण डाली या आपने श्वेत सूर्य किरण इस पर डाल दी। ठीक है? इसका एज यूजुअल घटक रंगों में विभाजन हुआ, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है साहब? बाकायदा चित्र में हर चीज क्लियर दिखा देते हैं अपन। ये किरण है ना, 6 रहेगी, एक गायब होगी, ये 7। ठीक है? अब ये दूसरे पिन पर जाना है, वीपग्योर होगा इससे ही, ये ऊपर वाला रेड होगा और नीचे वाला वायलेट होगा। अपन ने वीपग्योर से भी बता ही दिया था। कलर चेंज करता जा रहा हूं मैं ताकि ना ये सब इस पे आके गिरेंगे, ये सब इस पे गिरा दो आके, ये सब दूसरे पिंड की अपवर्तक पृष्ठ पर जा गिरे। ठीक है? दूसरा पिंड भी एक माध्यम है, तो सब ये दूसरे पिंड पर भी इनका अपवर्तन होता है ना। एक से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाएगा तो स्वाभाविक अपवर्तित होगा। अब इन सभी को 7 रंग तो दिख ही रहे आपको भी है ना, इन सभी रंगों को एक बिंदु पर अपने को फोकसित करना है। ठीक है सर? एक बिंदु पर इन सभी रंगों को फोकसित कर लीजिए। 1 मिनट। अब देखो ये एक बिंदु पर फोकसित करते हैं, लेंस से कर लीजिए किसी से भी। तो ये सब एक बिंदु पर इनको सबको फोकसित करना है, एक बिंदु पर लेंस के द्वारा या किसी के भी द्वारा। जब इन सभी रंगों को हम एक बिंदु पर फोकसित करते हैं तो वह बिंदु श्वेत बिंदु प्राप्त होता है। श्वेत बिंदु प्राप्त होता है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि भाई इसका मतलब श्वेत प्रकाश में वास्तव में 7 रंग हैं जिन्हें हम वीपग्योर के नाम से बता रहे हैं ना। तो ये भी इस प्रयोग से बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि ये श्वेत प्रकाश किरण विभाजित हुई 7 रंगों में, फिर ये 7 रंग वापिस एक बिंदु पर जो फोकसित किए तो 7 मिलकर वापिस क्या बना देते हैं,
सातों मिलकर वापिस श्वेत बिंदु बना देते हैं। तो 7 में टूटना और फिर सातों का वापस मिलकर सफेद बनाना, ये इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में इन सातों रंगों को मिला दें तो सफेद रंग बनेगा। यही नहीं, आप कोई भी प्रकाश का मिक्सचर, मिश्रित प्रकाश जिसे कहते हैं, वो प्रिज्म पर डाल दो। 3 प्रकाश आपने मिश्रित करके डाल दिए तो प्रिज्म तीनों को अलग अलग दिखा देगा, क्योंकि वो तो उसका सीधा सीधा प्रिंसिपल है, उसका सीधा सीधा सिद्धांत बोलता है कि सब अलग अलग रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग है, इससे अलग अलग रंग का विचलन भी अलग अलग होगा, जैसा भी आपने देखा ही है। तो सब ये 2 महत्वपूर्ण बातें। अब 2 परिभाषाएं भी हैं ना प्रिज्म से संबंधित। पहली जगह मेरे पास है थोड़ी सी ना, कोणीय वर्ण विक्षेपण। है ना, इसको आप शॉर्ट में कोणीय विक्षेपण भी कह सकते हो, है ना। थीटा से इसको डिनोट करते हैं अपन, क्लियर, थीटा द्वारा इससे दर्शाते हैं। क्या है साहब, ये प्रिज्म से निर्गत जो निकल दें, है ना, ये देखो प्रिज्म से निकलने वाले प्रकाश में किन्हीं 2 रंगों के विचलन कोण का अंतर कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है, यानी कोणीय विक्षेपण कहलाता है। अब 2 रंग कोई से भी ले सकते हो आप, लाल पीला भी ले सकते हो, नारंगी हरा भी ले सकते हो, ब्लू वायलेट भी ले सकते हो। तो जो निकलने वाले प्रकाश हैं इनका आपतित किरण से विचलन कोण बताते हैं अपन, जैसे मैंने दिखा ही रखा है। तो प्रिज्म से जो प्रकाश निकलते हैं उन निकलने वाले प्रकाश में कोई से 2 रंग हो, भाई एक रंग का तो कोण विचलन कोण ही कहलाएगा, पर 2 रंगों के विचलन कोण का अंतर कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। अब एक रंग का तो कैसे निकालोगे, एक रंग का तो केवल विचलन कोण ही आएगा ना, है ना। तो कोई से भी 2 रंग ले लो, उन 2 रंगों के विचलन कोण का जो अंतर है उससे कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब ये बात तो देखो यहीं खत्म हो चुकी, इससे आगे इस बात को ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ले जाना पड़ता है। क्यों, देखो मैं आपको समझाता हूं। अब जैसे मैं आगे ले जा रहा हूं इसको, तो उदाहरण देकर, है ना। तो देखो उदाहरण, लाल व बैंगनी रंग के लिए, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, मैं उदाहरण दे रहा हूं, जबकि परिभाषा मैंने साफ बोल ही दिया कि प्रिज्म से निकलने वाले प्रकाश में किन्हीं 2 रंगों के विचलन कोण का अंतर, है ना। अब मैं कौन से 2 रंग लूं, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल ये 2 रंग उठा लिए, एक लाल और एक बैंगनी। तो सब थीटा बराबर क्या लिखेंगे, बैंगनी का विचलन कोण माइनस लाल का विचलन, इसे कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण।
अब देखो, परिभाषा को दिखाने के लिए मैंने आपको एक सैंपल पटका, ये सैंपल है, मैं बार बार कह रहा हूं। अब क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा को अपवर्तनांक के पदों में लिख सकते हैं, विचलन को, है ना, तो ये सूत्र अपवर्तनांक के पदों में भी बन सकता है। तो सब क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा m इज इक्वल टू n-1 इंटू आर, इसलिए डेल्टा वायलेट हम लिखेंगे तो लिखेंगे n वायलेट -1 इंटू आर की जगह ए है, सब है ना, ए प्रिज्म का अपवर्तन। इसी प्रकार लाल रंग के लिए लिखेंगे तो सब यहां लाल रंग का अपवर्तनांक आ जाएगा, है ना। अब इनको एक में रखो, एक से, है ना, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी, डेल्टा वी का मान n वायलेट -1 इंटू ए, ऊपर दिख रहा है ना, माइनस डेल्टा रेड माइनस n रेड -1 इंटू ए। अब इसको सोल्व कर लो आप, है ना, तो ये आ जाएगा थीटा बराबर n वायलेट माइनस n रेड इंटू ए। अब वही चीज है, ये भी कोणीय विक्षेपणी है लेकिन ये अपवर्तनांक के पदों में है ना, और वो विचलन कोण के पदों में है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दो फॉर्मूले बन जाते हैं, एक तो विचलन कोण के पदों में, और विचलन कोण के पदों में बनेगा तो अपवर्तनांक के पदों में भी बनेगा ही 100%, क्योंकि विचलन कोण खुद किस पर डिपेंड करता है, अपवर्तनांक पर परिभाषा को स्ट्रिक्टली याद रखना, ये बैंगनी लाल के लिए नहीं है, ये तो फॉर ऑल है। अपन ने उदाहरण डाल दिया बैंगनी व लाल। चित्र के द्वारा इसका मकसद और मतलब समझा देता हूं मैं आपको, है ना। तो चित्र के द्वारा आप इसका मकसद समझो या मतलब समझो, इधर बना देता हूं मैं, है ना। ये सब प्रिज्म छोटा ही बनाऊंगा ना, कलर चेंज करने पड़ते हैं इसमें बार बार। ये श्वेत प्रकाश किरण मतलब आपतित किरण, है ना, ये आपतित किरण। अब आपको चित्र में दिखा रहा हूं मैं सब, है ना, श्वेत सूर्य किरण, जो मैंने अभी आपको मैथमेटिकल टूल्स के रूप में दिखाया, वही चीज मैं अभी आपको यहां पर उससे दिखाने जा रहा हूं, चित्र से। तो सब ये सबसे कम विचलन तो लाल का और सबसे ज्यादा बैंगनी का, तो ये रेड और ये वायलेट, ठीक है। अलग अलग फेंक दो रंगों को, ये फेंक दिया इधर और ये फेंक दिया इधर, है ना। अब देखो ये विचलन कोण तो रेड का और ये विचलन कोण वायलेट का, विचलन कोण वायलेट का ज्यादा है। इस डिफरेंस को आपने क्या कहा, थीटा। अब ये डिफरेंस आपको दिखाता हूं मैं, ये सब थोड़ा सा क्या है, ये यूं ऐसे हो जाती है, ये देखो, है ना, ठीक है। अब ये जो कोण है थीटा, इसी को कहते हैं कोणीय विक्षेपण। अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ये दोनों का डिफरेंस है ना, किस किस का डिफरेंस है चित्र में। अब थोड़ा सा देखो, अपने पास स्केल नहीं है ना, तो ये है थीटा, कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है साहब। एक तो ये मैथमेटिकल टर्म है, एक और है ना वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण
विक्षेपण क्षमता, आप केवल विक्षेपण क्षमता भी कह सकते हो, विक्षेपण क्षमता, ये भी एक टेक्निकल है ना, उससे रिलेटेड ही बात है, तो ये अपन ने टेक्निकल ले लिया है ना। अब इसकी डेफिनेशन तो देखो, इसमें आधा तो वही है, आधा तो वही का मतलब प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के विचलन कोण का अंतर, विचलन कोण का अंतर मतलब कोणीय वर्ण विक्षेपण, यही हुआ ना जो अभी पढ़ के तो निपटे अपन, थीटा दिखाई रखा है ना। तो आधी परिभाषा तो यही बोल दी मैंने कि प्रिज्म से निकलने वाले किन्हीं दो रंगों के विचलन कोण के अंतर अर्थात कोणीय विक्षेपण थीटा, आदि तो बात है, तथा उनके मध्यमान यानी उनके जो मध्य में है, मध्यमान रंग के विचलन कोण, एक चीज और लेनी है, इतना तो लेना ही लेते। अब जो दो रंग आप लोगे उनके मध्य में जो रंग है, लिए गए रंगों के मध्य में जो रंग है उसके विचलन कोण का अनुपात वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है ना। अब सब वापस उदाहरण लेता हूं मैं, है ना। उदाहरण के लिए अब अपन उदाहरण में वापस लाल तथा बैंगनी रंग के लिए, है ना, वापस वही बात कर रहे हैं, लाल तथा बैंगनी रंग के लिए। चलो सब ओमेगा, दो रंगों के जो भी आप लोगे विचलन कोण का अंतर थीटा व उनके मध्यमान। अब अपन ने तो क्या लिया है साहब, अपन ने तो लाल और बैंगनी इनके मध्यमान रंग का रंग किसे कहते हैं, येलो। मैंने भी आपको दिखाया भी था, जिससे आज स्टार्ट किया तो आपको दिखा जाता मैंने, ये येलो, ये पीला मध्यमान रंग है ना। तो अगर आप लाल और बैंगनी कहेंगे तो मैं उनका मध्यमान रंग लूंगा पीला, है ना। तो मध्यमान रंग पीला का विचलन कोण का अंतर थीटा क्या है साहब, कौन कौन से रंग के लिए कह रहे हो आप, लाल व बैंगनी, तो थीटा इन दोनों के विचलन कोण का अंतर अपॉन उनके मध्य में जो रंग है उसके विचलन कोण का अनुपात, ये कहलाता है आपका वर्ण विक्षेपण क्षमता या विक्षेपण क्षमता। क्लियर सब। अब देखो इसको अपवर्तनांक के पदों में भी लिख सकते हैं, कैसे सब, क्योंकि थीटा बराबर एन वायलेट एन रेड इंटू ए, ये तो अपन निकाल के निपटे अभी, ये देखो ये अपन एन वायलेट एन रेड इंटू ए, तो थीटा तो अपन ने निकाल ही रखा है। अब येलो कलर है ना, तथा येलो कलर के लिए फॉर्मूले से क्या लिख देंगे, एन येलो माइनस 1 इंटू ए, एक में पुट कर दो, है ना। तो एक से ओमेगा इज इक्वल टू एन वायलेट माइनस एन रेड इंटू ए अपॉन ये सब एन येलो माइनस 1 इंटू ए से कट गया, है ना।
ए से एक कट गया तो सब ओमेगा बराबर ये बचता है आपका एन वायलेट माइनस एन रेड अपॉन एन वायलेट माइनस 1। तो ये हिसाब आपका विक्षेपण क्षमता अपवर्तनांक के पदों में आ गई। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है, एक बात ये ध्यान रखना है आपको कि ये आपको मध्यमान रंग नहीं देगा। बाय द वे इसका अगर न्यूमेरिकल आता है, मैं भी अभी देख लूँगा कोई न्यूमेरिकल निकाल के, तो सब इसका अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसके न्यूमेरिकल में आपको यह मध्यमान रंग नहीं देगा। न्यूमेरिकल उससे तो नहीं आएगा, अगर आएगा तो इस वाले से आएगा 100%, अगर आएगा तो, उससे नहीं आएगा कंफर्म, इससे आएगा। इससे इसलिए आएगा क्योंकि इसमें उसको एक जगह आपको फंसाने का अवसर मिलता है। फंसाने का अवसर कहाँ मिलता है साहब कि यहाँ पर आपको मध्यमान रंग नहीं दिया, तो मैं आपको बता दूं मध्यमान रंग येलो है, आपको नहीं दे कोई दिक्कत नहीं, 2 रंग तो देगा ना, जिसके लिए पूछेगा ये विक्षेपण क्षमता, तो जो भी 2 रंग दे, जैसे यहाँ दे रखा है इसने एन वायलेट और एन रेड, तो ये 2 तो देगा। आप इन दोनों को जोड़कर आधा कर लेना, तो किसका अपवर्तनांक आ जाएगा? मध्यमान का। तो सब ये इस तरह से आपको क्वेश्चन करवा सकता है या आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। क्लियर होगी बात, है ना? तो सब ये चीज तो अपनी प्रिज्म की जो सिलेबस की थ्योरी है उससे रिलेटेड होगी। अब अपन स्वाभाविक है कि इसके कुछ न्यूमेरिकल बुक वाले भी डालेंगे, है ना, और अतिरिक्त अभी अपने को ध्यान है अपवर्तन के अतिरिक्त न्यूमेरिकल डालना, बाकी एंड में डाल देंगे ना, जब चैप्टर क्लोज कर देंगे तो 1-2 एपिसोड उसके डाल देंगे अपन, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो सब अब बुक के न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि बुक का न्यूमेरिकल किस टाइप का है ना। तो देखा कितने न्यूमेरिकल कवर होते हैं उनको देखते हैं अपन। बुक के न्यूमेरिकल में ये सब इसने एक तो 6ठा न्यूमेरिकल है। अब जैसे भी वो करेंगे अपन, है ना, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कोई प्रिज्म अज्ञात अपवर्तनांक के कांच से बना है, ठीक है साहब। उस कांच का अपवर्तनांक अपने को पता नहीं है जिससे प्रिज्म बना, है ना। अब यूं कहता है कोई समांतर प्रकाश पुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होगा तो प्रिज्म पर आपतित होगा। यूं कह दो प्रिज्म का न्यूनतम विचलन 40 डिग्री है, डेल्टा एम 40 डिग्री, है ना। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? तो पहले तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का पता अपने को करना है ना। प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री है, ये प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। यदि प्रिज्म को जल में डुबो दें, अब दूसरा क्वेश्चन, तो पहले तो पहला वाला करें। अब देखो यार क्या है, न्यूमेरिकल तो अब लिख लिया अपन ने और दे भी दिया इन्होंने बुक में। चलो अपने तो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को साइंटिफिक कैलकुलेटर काम में लेना पड़ता है ना। तो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ले लेता हूँ, बाकी हो सकता है ना भाई 40 की जगह कोई दूसरा एंगल आ जाए, तो आपको मेथड तो आना चाहिए ना। तो सब पहले तो अपवर्तनांक ज्ञात करने का मेथड n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 और साइन
A/2। ये तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, क्लियर। अब पहले क्वेश्चन का जवाब, पदार्थ का अपवर्तनांक, तो n साइन 40 + 60 / 2 और साइन A/2 तो साइन 30 हो गया डायरेक्ट ही, इसमें तो दिक्कत नहीं। अब ऊपर दिक्कत होगी, ऊपर एंगल हो गया साइन 50 डिग्री। साइन 30 तो हम जानते हैं 1/2 है, यानी n = 2 × अब 50 डिग्री का मेरे को इस साइंटिफिक कैलकुलेटर से मैं निकाल लूंगा, है ना। अब मैं इसका तो क्या करूं कि ऐसा क्यों करते हैं, ये 0.766 बता रहा है, 0.766। इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ रहा है n = 1.53। क्लियर साहब, एक आंसर तो इसका हो गया। अब ये सेकंड भी इसमें डाल रहा है क्वेश्चन। सेकंड क्या कह रहा है साहब, उसको देखते हैं अपन, है ना। सेकंड में इसने पूछा है कि यदि प्रिज्म को जल में डाल दें, जिसका अपवर्तनांक इसने दे दिया, है ना, वाटर का 1.33 का मतलब 4/3, है ना। जब प्रिज्म को पानी में डाल देंगे तो न्यूनतम विचलन कोण का मान बताइए। अब ये काम थोड़ा सा मुझे टेढ़ा लग रहा, चलो करते हैं। जल में डाल दिया साहब प्रिज्म, है ना। अब ध्यान से समझना साहब, ये तो विचलन कोण तो अब नया कुछ होगा भाई, पानी में डालने से ये तो बदलने वाला है नहीं, प्रिज्म कोण तो वही रहेगा, है ना। पानी में डालने से प्रिज्म के अपवर्तन का कोण चेंज नहीं होगा, वो तो पदार्थ है। लेकिन नया विचलन कोण पूछ रहा है तो उसको मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा एम। इसने कहा पानी में डाल दें तो विचलन कोण क्या होगा, तो मैंने लिख दिया डेल्टा एम अपॉन, तो ये तो मैं साइन 30 लिख लूं भाई, ये तो ऐसा कैसे उतार लूं प्रिज्म वाला। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, ये वाटर टू ग्लास हो गया, ये वाटर से ग्लास, क्योंकि अब तो प्रिज्म पानी में डूब चुका, तो एयर टू ग्लास तो हो नहीं सकता, तो पानी से कांच। चलो सब, साइन डेल्टा एम डैश प्लस ए अपॉन 2, इसको तो उधर ले चले, साइन 30 1/2 उधर ले लिया मैंने। इसको तोड़ लें साहब, एन वाटर टू एयर इनटू एयर टू ग्लास, ठीक है साहब, इससे कर लिया। चलो साहब, अभी तो वहीं पे चलना पड़ेगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी पड़ेगी अपने को ना। इसको भी सब अरेंज करो, एयर टू ग्लास तो ठीक है, एयर टू ग्लास तो अपने को दे रखा ना, ये रखा है, और इसको कर लें अपन एयर टू वाटर, ठीक है। यही कह रहा है ना कि सब कांच का बना है, तो ये जो निकला अपवर्तनांक ये कांच का ही निकला, क्योंकि प्रिज्म किसका बना है, कांच का बना। तो अपने पास ये दोनों मान आएंगे, एयर टू ग्लास और वाटर टू एयर टू वाटर। रखो सब, साइन डेल्टा एम डैश प्लस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2। वैल्यूज रखें सब, वैल्यूज क्या है, एयर टू ग्लास की तो ये रही 1.53 और एयर टू वाटर 1.33। अब कैलकुलेशन है साहब, है तो है, अब क्या करें, नहीं कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना। तो 1.53, ठीक है, डिवाइडेड बाई
2.66 ये 0.575 ये आ रहा है साहब साइन डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 और ये आ गया आपका 0.575। क्लियर? मेरे को थोड़ी सी स्पेस चाहिए साहब, यानी डेल्टा m डैश प्लस a अपॉन 2 और इसका कर लो आप इनवर्स। ये आपके लिए तो सब कतई नहीं है सवाल, है ना, बस मेथड सीख लो आप। तो इसका मैं इनवर्स करके देखता हूं। ये सब इसका इनवर्स कर रहे हैं तो 35 डिग्री अप्रोक्सीमेट आ रहा है, ये सब आ रहा है 35 डिग्री, है ना। तो यही ले लेता हूं सब में स्पेस थोड़ी सी, इधर इतनी सी स्पेस में आ जाएगा मेरा काम, है ना। तो डेल्टा m डैश प्लस a, ये दो उधर चला दें तो 35 इंटू 2 डेल्टा m डैश a की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये 70 डिग्री। तो साहब अब विचलन कोण का मान आएगा 70 माइनस 60, 70 माइनस 60, ठीक है ना, 70 माइनस 60 तो ये आ गया साहब डेल्टा m डैश इज इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है ना। देखो आप मेथड पर फोकस हो, आप मेथड से कन्विंस हो, है ना। अब प्रोसेस से कठिन है, अब जैसे मैं साइंटिफिक से कर रहा हूं तो आपके लिए थोड़ी कहा जा रहा है कि आप इसे साइंटिफिक से करें। ये तो बस आपने ये है कि सवाल तो आपने सिखाने के साथ इस तरह से सवाल के मेथड होते हैं, तो ये आपके सामने सवाल प्रस्तुत कर दिया, है ना। बाकी सवाल भी लेंगे, अभी बुक में भी देखेंगे, लेकिन इसमें टाइम सफिशिएंट हो रहा है अपना, तो अपन बाकी सवाल को नेक्स्ट लेक्चर में डाल देंगे ना। तो इसको तो यहीं क्लोज कर देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सवाल भी लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।